एक ऐसा लड़का जिसके पास हर उस जानवर की पावर हो जो कभी इस धरती पर मौजूद था। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक इपिक सुपर पावर्ड मानवा एग्जिस्टेंस। इसकी स्टोरी इतनी यूनिक है कि आप एक सेकंड के लिए भी नज़र नहीं हटा पाओगे। अगर आपको रिकार्नेशन और रिवेंज स्टोरी पसंद है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं एक इंट्रो से। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर ली जाइन से, जिसे हम ली कहेंगे, जो अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल जा रहा होता है। ली के दिमाग में बड़े सवाल चल रहे होते हैं। वो सोचता है कि पहली बार उसे एक नाम मिला है जिसे लोग उसे बुलाते हैं। उसके लिए ये इंसानी जिंदगी बड़ी अजीब है, जहाँ लोग जिंदा रहने के बावजूद देश और जाति का भेदभाव करते हैं और हर चीज को एक नया मतलब देने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटल में टेस्ट पूरा होता है और डॉक्टर कहता है कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन उसकी मदर योंग शील परेशान है। वो डॉक्टर से कहती है, मेरा बेटा 6 साल का हो गया पर बात क्यों नहीं करता। ये मुश्किल से ही मेरी बात का जवाब दे पाता है और अपने पैदाइश के वक्त भी नहीं रोया था। डॉक्टर जब उन्हें किसी दिमागी डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता है तो मदर योंग शील गुस्से में चिल्लाने लगती है, आपका मतलब क्या है? क्या मेरा बेटा पागल है? अपनी मदर को देखते हुए ली हमें बताता है कि उसकी मदर थोड़ी नादान है। योंग शी की जिंदगी बहुत दुख भरी रही है। उन्होंने एक वॉर में अपनी पूरी फैमिली को खो दिया और दूसरी वॉर में अपने पति को। इस बेरहम दुनिया में उनके जीने की एकमात्र वजह थी, वो था मैं। अपने गुजारा करने के लिए वो ली को अपनी पीठ पर बांधकर लोकल मार्केट में सब्जी बेचा करती थी। योंग सिल ने सुना था कि बच्चे तब जल्दी बड़े होते हैं जब वो लोगों का प्यार सुनते रहते हैं। इसलिए ली के कोई रिस्पॉन्स ना देने के बावजूद वो रोज उसे आई लव यू कहती थी। हालांकि ली को उसका मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन उसे वो प्यार वाली वार्म फीलिंग बुरी भी नहीं लगती थी। सीन बदलता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जब वो गिर जाता है और गिड़गिड़ाता है तो पीछा करने वाला एक शख्स कहता है, मैं कम्युनिस्ट को कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ। वो आदमी चिल्लाता है कि वो कोई गुनहगार नहीं है, पर वो लोग उसे घसीट कर ले जाने की धमकी देते हैं। तभी वहां एंट्री होती है ली की। वो एक ऊंचे खंबे के ऊपर खड़ा होता है। उसे वहां देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, बच्चे वहां से नीचे उतरो, चोट लग जाएगी। पर ली बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है, मैंने सोचा ये ट्राई करना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। सबके होश तब उड़ जाते हैं जब ली उस ऊंचे खंबे से सीधा नीचे लैंड करता है। एक 6 साल के बच्चे के लिए ये नामुमकिन था। ये ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि ली ने एक फ्रॉग की एबिलिटी का यूज किया था। इतने में ली की बॉडी से एक अजीब सी ब्लू एनर्जी निकलने लगती है। ली उन गुंडों से लड़ने जाता है। लड़ते वक्त उसके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसके पास ऐसी एबिलिटीज हैं जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। लड़ते वक्त ली अपने मन में सोचता है, वो सारे जानवर जिनका रूप मैंने कभी जिया था, मैं उन सब की एबिलिटी के साथ पैदा हुआ हूँ। उसे खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर एक बात उसे साफ पता है, ये उसकी लंबी यात्रा का आखिरी पड़ाव है। ये उसकी आखिरी जिंदगी है और इसके बाद वह सुकून से मर सकता है। वहां खड़ा आदमी गुस्से में ली पर चिल्लाता है और ली उसे देखकर बस एक स्माइल कर देता है। ये देखकर वो आदमी और भी ज्यादा भड़क जाता है और ली पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। गिरा हुआ ली को दर्द महसूस होता है। वो सोचता है, दर्द हो रहा है, अगर मैं अपनी एबिलिटी जाहिर ना करूं तो मैं बिल्कुल एक आम इंसान की तरह हूँ। वो आदमी दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार कुछ अजीब होता है। जैसे ही वो ली को मारता है उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है और खुद उस आदमी को ही चोट लग जाती है। ली ने यहाँ एक टर्टल की एबिलिटी का यूज किया था, जिसके सेल जैसे मजबूती ने उसे बचा लिया। ली यहाँ नहीं रुकता, वो आगे बढ़कर उस आदमी का गला दबाने लगता है। इस बार उसने एक चिंपैंजी की ताकत का इस्तेमाल किया था। वो मन में कहता है, जब तक मैं मैनिफेस्ट करता हूँ मैं कुछ भी बन सकता हूँ। दूसरा आदमी डर से कांपने लगता है और घबराहट में ली पर गोली चला देता है। गोली सीधा ली को लगती है। नीचे गिरते वक्त ली को अपनी गलती का एहसास होता है। वो आदमी डर के मारे वहां से भाग निकलता है, पर एक दूसरा शख्स उसे भागते हुए देख लेता है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है।
ली अभी मरा नहीं हुआ होता। वो उठने की कोशिश करता है, पर दर्द से तड़प उठता है। आसमान की तरफ देखते हुए वह सोचता है, मैं फिर से उस अजीब चीज की चपेट में आ गया। गोली ने मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को चीर दिया है। क्या मैं मरने वाला हूँ? लिली की आंखें अजीब ग्लो के साथ चमकने लगती हैं। उसका शरीर अपने आप हवा में उठने लगता है और देखते ही देखते उसके सारे जख्म अपने आप भरने लगते हैं। ली अचानक खड़ा होकर उल्टी करने लगता है। उसकी बॉडी इतनी जल्दी इसलिए हील हुई क्योंकि उसने सी कुकुम्बर की एबिलिटी का यूज किया था, जो अपना शरीर को दोबारा जोड़ने की ताकत रखता है। वो हैरान होकर सोचता है, मैं जिंदा बच गया। लानत है मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर। उसे लगा था कि अब जिंदगी में देखने को कुछ नया नहीं बचा। पर यह तजुर्बा काफी इंटरेस्टिंग था। इतना छोटा शरीर में इतनी ताकत का होना अजीब था, पर ली ने इसे कबूल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ मदर योंगशिल पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हैं। वो सड़कों पर चीख चीख कर रो रही हैं। लोग बातें कर रहे हैं कि शायद उनका बेटा भाग गया है। ली कहीं दूर जा रहा है। रास्ते में वो एक चिड़िया को शिकार करके खा लेता है और सोचता है, मैं शायद अभी पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ हूँ, पर अपनी शिकार खुद कर सकता हूँ। अब मेरे पास उस योंगशिल के साथ रहने की कोई वजह नहीं है। वो पीछे मुड़कर अपने रास्ते निकल जाता है। 4 दिन बीत जाते हैं। ली की हालत अब खराब हो रही है। वो जमीन पर गिरकर तड़प रहा होता है और सोचता है, मेरा पूरा शरीर अंदर से जल रहा है। क्या खाना ही असली समस्या है? मुझे लगा मैं एक सर्वाहारी हूँ, पर ये दर्द कैसा? लाखों बार जन्म लेने के बाद भी उसे ऐसा दर्द कभी महसूस नहीं हुआ था। उसे लगा था कि शायद उसका अंत आ गया है, पर तभी वहाँ मदर योंगशिल आ जाती है। वो ली को देखते ही उसे गले लगा लेती है और रोने लगती हैं। योंग सिल की हाथ की गर्माहट महसूस करते ही ली का दिमाग साफ होने लगता है। उसे भूख लगती है और वो सोचता है, मुझे इस इंसान के हाथ का बना खाना है। योंग सिल को रोता देखकर वो उसे चुप कराना चाहता है। वो वही शब्द बोलने का फैसला करता है जो योंग सिल हमेशा मुस्कुराते हुए उससे कहती थी। वो पहली बार कहता है, आई लव यू। ये सुनकर योंग सिल रुकने के बजाय और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगती है। ढलते सूरज की रोशनी में ली फैसला करता है, चलो थोड़ी देर और इंसान रहते हैं, जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। एक इंसान की तरह जी कर देखते हैं। सीन बदलता है एक नए कैरेक्टर डिटेक्टिव पर। उसने उस गुंडे को पकड़ लिया होता है जिसने ली पर गोली चलाई थी। वो आदमी डर के मारे चिल्लाता है, मैंने उस बच्चे को मार डाला। वो कोई बच्चा नहीं, एक मॉन्स्टर था। लेकिन डिटेक्टिव को वहाँ सिर्फ दूसरे डिटेक्टिव की बॉडी मिलती है। और वहाँ पर दूसरा बंदा भी होता है जिसका गला ली दबा रहा होता है। वो उस गुंडे पर ही सारा इल्ज़ाम लगा देता है। वो गुंडा चिल्ला रहा होता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए उस बच्चे पर गोली चलाई थी, पर कोई उसका बात नहीं सुनता। वक्त गुजरता है। मदर योंगसिल अब ली का हाथ कभी नहीं छोड़ती। ली को भी उनका साथ और वो गर्माहट सुकून देने लगती है। सर्दी का मौसम आ जाता है। मदर यांगसिल अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। वो स्कूल के टीचर और दूसरे बच्चों को धमकाती है, अगर दोबारा मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो तुम्हारा हाथ और पैर तोड़ देगी। लोग उसके बारे में और उसके बेटे के बारे में बुरी बात करते हैं कि लड़का गूंगा है या उसमें कोई खोट है, पर मदर योंगसिल उन सबको मजा चखाने में पीछे नहीं हटती है। मदर योंगसिल अपनी जगह बचाने के लिए बड़े लोगों के सामने गिड़गिड़ाती भी हैं और लड़ती भी हैं। वो कहती हैं, इस देश ने मेरे लिए किया क्या है? मेरे पिता और पति जंग में मारे गए। अगर तुमने मुझे यहाँ से निकाला तो मैं और मेरा बेटा भूख से ही मारे जाएंगे। इससे अच्छा तुम मुझे यहीं मार डालो। ली ये सब देख रहा होता है। उसे एहसास होता है कि मदर योंगसिल हर वक्त उसके लिए इस दुनिया से लड़ती रही। धीरे धीरे ली को इस इंसानी शरीर और मदर योंगसिल के प्यार की आदत हो जाती है। एक दिन मदर योंगसिल अपने बालों में फूल लगाकर पूछती हैं, कैसा लगा? क्या तुम्हारी मदर सुंदर नहीं लग रही? ली उन्हें बस देखता रह जाता है। ली मन में सोचता है, जब मैं सब कुछ छोड़कर जाने के बारे में सोच रहा था, पर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। योंगसिल उसे अपना हाथ पकड़ाती है। ली को महसूस होता है कि उसका हाथ थोड़ा गर्म है और थोड़ा खुरदुरा भी। ली सवाल करता है, क्यों लड़ना है? मदर योंगसिल मुस्कुराकर कहती है, मैं ये सब इसलिए करती हूँ ताकि तुमको प्रोटेक्ट कर सकूँ। तभी हवा का एक झोंका उस फूल को उड़ा ले जाता है। वो ली से कहती हैं, ठंड बढ़ रही है, चलो घर चलकर मीट खाएंगे। ईमान में सोचता है, वही हुआ जिसका डर था। मैं अब जाना नहीं चाहता। मैं योंगशिल के साथ और वक्त बिताना चाहता हूँ। लेकिन कहानी में एक नया खतरा लौट आया है। वो फूल जो हवा में उड़ा था, उसे वही पुराना डिटेक्टिव उठा लेता है जिसका गला ली ने बचपन में दबाया था।
वो उन्हें जाते हुए देखता है और नफरत से कहता है, मिल गए तुम मॉन्स्टर। ली के दिमाग में गहरे ख्याल चल रहे हैं। वो सोचता है कि इस दुनिया का नियम है, ताकतवर बचेगा और कमज़ोर उसका खाना बनेंगे। लेकिन इंसानी दुनिया में कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। लोग दूसरों की मौत पर अपनी सजावट करते हैं, पैसे बनाते हैं और मज़े लेते हैं। वो सोचता है कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। यही वजह था कि मैंने फिर वो शांत हो जाता है और ली को दिखाया जाता है। वो बताता है कि 12 साल बीत चुके हैं और मैं इंसानी समझ में पूरी तरह ढल चुका हूँ। शहर बड़े हो गए हैं, सड़कें सीधी हो गई हैं और ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं, लेकिन उनके घर के पास एक नई फैक्ट्री खुल गई है जो नदी में जहरीला पानी बहा रही है। घर के अंदर हालत खराब है। मदर योंग सिल बीमार पड़ गई है। ली पुरानी बातें याद करता है, जब मदर उसे ज़बरदस्ती वो खाना खिलाती थी जिससे उसे नफरत थी। वो कहती थी, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, इसे मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। ली को अब अफसोस होता है कि उसने तब मदर को क्यों नहीं खाना खाने से रोका, क्योंकि शायद उसी वजह से वो बीमार पड़ी हैं। वो मदर योंग सिल के सर के ऊपर एक गीला कपड़ा रखता है ताकि उनका बुखार कम हो सके। मदर योंग सिल धीरे से कहती हैं, क्या तुम स्कूल जा रहे हो तो मज़े करना। मदर योंग सिल के बीमार होने का कारण फैक्ट्री से आया हुआ जहरीला पानी है जिसमें से वो फिश पकड़कर खाया करती थी। ली अब मार्केट में फ्रूट बेच रहा है ताकि पैसा कमा सके। वो गुस्से में है कि लोगों का सुकून दूसरों की तकलीफ की वजह बनता है। वो सोचता है योंग सिल को ये क्यों दर्द सहना पड़ा। तभी वहाँ वही डिटेक्टिव आ जाता है। वो एक फ्रूट उठाकर कहता है, ये देखने में अच्छा लग रहा है, कितने का है। ली कहता है 10 वॉन। डिटेक्टिव मुस्कुराकर कहता है, महंगा है। ली को एहसास होता है कि उसने इंसानी समझ का एक बड़ा कानून तोड़ दिया है। डिटेक्टिव उसे देखता है और उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, मर्डरर। मैं तो पहले ही आने का सोचा था, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता था कि एक मॉन्स्टर बड़ा कैसे होता है। मुझे तुमसे एक बात पूछने दो, तुम इंसान होने का नाटक क्यों कर रहे हो। डिटेक्टिव अकेला नहीं आया था, उसके साथ बहुत सारे पुलिस वाले थे। ली के शांत रहने पर वो उसके हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं। डिटेक्टिव आगे कहता है, तुम्हारे खिलाफ जासूसी का मामला चल रहा है और अगर तुम जासूस हो तो तुम्हारी मदर भी जासूस होगी। हमने उसे पकड़ने के लिए पहले ही बंदे भेज दिए हैं। वो बीमार है, पता नहीं इस दर्दनाक जांच को झेल पाएगी या नहीं। मदर का नाम सुनते ही ली का खून खौल उठता है। डिटेक्टिव अपने दो साथियों से कहता है, तुम दोनों उससे दूर हो जाओ। अगर वहां रुके तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ली अपना पैर जमीन पर जोर से पटकता है। एक भारी इम्पैक्ट निकलता है और वो दोनों पुलिस वाले हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिर जाते हैं। ये देखकर डिटेक्टिव डरने के बजाय खुश होता है और चिल्लाकर कहता है, तुम्हें समझ नहीं आया, ये एक मॉन्स्टर है। लेकिन ली वहां से तेजी से भाग निकलता है और मन में सोचता है, वो इंसान जिसने मुझे मॉन्स्टर कहा, उसने मुझे अंडर एस्टिमेट करने की बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं कुछ भी बन सकता हूँ। और उस दिन मैं बन गया एक डिजास्टर। यहाँ सीन थोड़ा आगे का दिखाया जाता है। ली सोचता है, इंसान को उनकी कमजोर बनावट के बावजूद दुनिया का सेंटर क्यों माना जाता है। वो है उनकी लैंग्वेज। उनका कम्युनिकेशन ने उनको तेजी से सभ्यता विकसित करने की इजाज़त दी। मैं उनकी भाषा और दुख समझ गया था। मैं योंग सिल को कभी नहीं भूल सकता। क्या ये कोई आशीर्वाद था या एक अभिश्राप। सीन वापस करंट टाइमलाइन में आ जाता है। ली अपनी मदर को बचाने के लिए पूरी ताकत से घर की तरफ भाग रहा है। वो एक लंबी जंप लगाता है और एक साथ बहुत सारे जानवर की एबिलिटी का यूज करते हुए हवा की रफ्तार से आगे बढ़ता है। वहीं पीछे दो पुलिस वाले आपस में बात कर रहे हैं। एक पूछता है, क्या तुम ठीक हो, चीफ तुम्हें डांट रहे थे। दूसरा आदमी कांपते हुए कहता है, मुझे ये सब अजीब लग रहा है। एक 12 साल का बच्चा जासूस है और उसे पकड़ने के लिए इतने सारे लोग। जब पहला पूछता है कि तुमने चीफ को रोकने की कोशिश क्यों की, तो वो आदमी ली का वो भयानक चेहरा याद करता है और डर से उसके हाथ कांपने लगते हैं। इधर मदर योंग सिल के घर के बाहर बहुत सारे गुंडे और पुलिस वाले इकट्ठा हो चुके हैं। वो कहते हैं, हाँ यही वो जगह है। तभी वहां तेजी से ली पहुंच जाता है। उसे देखकर एक पुलिस वाला पूछता है, क्या तुम वही बच्चे हो जो यहाँ रहते हो। ली कुछ नहीं बोलता, बस उन्हें घूरता रहता है। दूसरा कहता है, चीफ किम से कोई गलती तो नहीं हुई, इस बच्चे को तो देखो। खैर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, इसे अंदर ले जाओ। वो ली से कहते हैं, बच्चे क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलो। तभी अंदर से बीमार और कमजोर आवाज में मदर योंग सिल बाहर आती है। उनकी आवाज़ सुनते ही वहाँ खड़े हर एक शख्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और माहौल में तनाव बढ़ जाता है।
डिटेक्टिव समझ जाता है कि ये इसकी मदर है और कहता है हम बस ऑर्डर का फॉलो कर रहे हैं, दोनों को पकड़ लो। मदर योंग सिल बीमार होने के बावजूद अपने बेटे को बचाने के लिए जोर से चिल्लाने लगती हैं। वो कहती हैं तुम लोग मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ दो उसे, ये लोग किडनैपर्स हैं। पुलिस वाले उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती। उसमें से एक बोलता है ये तो मरने की कगार पर है, फिर भी इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई। डिटेक्टिव कहता है ये पक्का कोई स्पाई है। और तभी एक आदमी मदर योंग सिल को चुप कराने के लिए उसके गाल पर एक जोरदार पंच मार देता है। मदर पर हाथ उठता देखकर ली का अब सब्र टूट जाता है। वो सोचता है इंसानी भाषा हर सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने अंदर उफरते गुस्से को महसूस किया और उसी पल मैंने खुद को छोड़ दिया। ली के अंदर की सारी मॉन्स्टर एबिलिटी बाहर आ जाती है। एक ही झटके में वो वहां खड़े उन सभी लोगों को बेरहमी से मार देता है। भयानक मंजर देखकर मदर योंग सिल को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो रोने लगती हैं। ली उन्हें देखकर सोचता है मैंने ये फिर कर दिया। उसी वक्त वहां बचे हुए डिटेक्टिव और उसकी बैकअप टीम आ पहुंचती है। डिटेक्टिव चिल्लाकर कहता है मैंने कहा था ना कि ये एक मॉन्स्टर है, हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, तुम भी उन्हीं की तरह मरोगे। अपने बेटे को बचाने के लिए मदर योंग सिल सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेती है। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागती है और चिल्लाती है इन सबको मैंने मारा है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मुझे ले जाओ, मेरे बेटे को छोड़ दो। ली ये देख कर रोने लगता है। उसे याद आता है कि जब उसने बचपन में मदर से पूछा था कि वो इतना क्यों लड़ती है और उन्होंने कहा था ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। डिटेक्टिव गुस्से में शूट करने का ऑर्डर देता है। उसका असिस्टेंट कहता है सर अगर ये रेजिस्ट नहीं कर रहे तो हमें इन्हें अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन डिटेक्टिव चिल्लाता है क्या तुम पागल हो, अगर मैंने इसे अभी नहीं मारा तो मैं भी उन लोगों की तरह मारा जाऊंगा, जल्दी उस पर शूट करो। ली अपने मदर के आगे आ जाता है। वो सोचता है मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना होगा, हर जिंदगी मैंने एक्सट्रीम लेवल तक जी है। बंदूकों से फायर होती है और गोलियां सीधा ली को लगती है। यहाँ ली ने आर्मडिलो की पावर का यूज करता है जिसका शरीर एक बुलेट प्रूफ कवच जैसा हार्ड होता है। वो सारी बुलेट्स को रोक लेता है पर उसकी बॉडी से बहुत खून बहने लगता है। डिटेक्टिव डर जाता है और कहता है अगर मरना नहीं चाहते तो शूट करते रहो। ली दोबारा अपनी पावर एक्टिवेट करने वाला होता है पर तभी मदर योंग सिल आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती हैं और पूरी तरह कवर कर लेती हैं। वो रोते हुए कहती हैं सब ठीक है और अगले ही पल सारी गोलियां मदर योंग सिल के पीठ पर लग जाती है जिससे वो वहीं ढेर हो जाती हैं। ली के होश उड़ जाते हैं। जिंदगी में पहली बार उसे इतना बड़ा शौक लगा था। मदर की लाश को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो उनके साथ बिताए हर एक पल को याद करने लगता है। सीन बदलता है और एक अजीब सफ़ेद जगह को दिखाया जाता है जहां मदर योंग सिल बिल्कुल ठीक खड़ी होती हैं। वो पूछती हैं ये कैसी जगह है, क्या ये हेवन है। ली वहाँ खड़ा बच्चों की तरह रो रहा होता है। मदर योंग सिल मुस्कुराकर कहती हैं तुम पैदा हुए थे तब भी नहीं रो रहे थे, तो अब क्यों रो रहे हो। ली उनसे माफ़ी मांगता है मुझे नहीं पता मदर, मेरे पास ये पावर क्यों है। मदर योंग सिल उसे गले लगा लेती हैं और कहती है तुम मेरे बेटे बनकर पैदा हुए, ये अब तक की सबसे अच्छी बात है जो मेरे साथ हुई है। ली रोते हुए कहता है मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। पर मदर कहती है क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। सीन वापस रियलिटी में आता है जहां मदर योंग सिल जमीन पर आखिरी सांसें ले रही होती हैं। वो धीरे से कहती हैं ली चाहे जो हो जाए तुम हमेशा जिंदा रहना, और वो मारी जाती हैं। ली वहाँ खड़े डिटेक्टिव को देखता है। सवाल ये था कि डिटेक्टिव उसके पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों था। उसका सबसे बड़ा रीजन था प्राइड। इंसान अपनी समझ पर बहुत घमंड करता है और जिस चीज को वो समझ नहीं पाता उससे डर कर उसे मिटा देना चाहता है। ली अपनी मदर की लाश को देखता है और रोते हुए सोचता है मैं अब इंसानों के साथ नहीं रह सकता। अगर मैं यहाँ रहा तो उस गुस्से में किसी और को नुकसान पहुंचा दूंगा या मार डालूंगा। उसे मदर के आखिरी शब्द याद आते हैं तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना है। ली रोते हुए खड़ा होता है और कहता है ठीक है मैं चाहे जो हो जाए जिंदा रहूंगा। और वो उन गुंडों और पुलिस वालों को पीछे छोड़कर तेजी से वहां से भाग निकलता है। भागते वक्त वो पलटकर गुस्से से डिटेक्टिव को घूरता है। डिटेक्टिव चिल्लाता है तुम सब आखिरकार क्या रहे हो। वो भाग रहा है, जल्दी गाड़ी में बैठो और मेरे पीछे आओ। वो इस वक्त बहुत कमजोर है, उसे पकड़ने का ये हमारा आखिरी मौका है। भागते भागते शाम होने लगती है, सूरज ढलने वाला है। ली भागकर ठीक उसी जगह पहुंच जाता है जहां ये सब शुरू हुआ था। रास्ते में उसे अपनी मदर की याद आती है और वो वहीं रुक जाता है।
डिटेक्टिव हंसते हुए पहुंचता है और कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारा भागना खत्म हो गया? तुम दोबारा भागने की कोशिश क्यों नहीं करते? ली ठंडे दिमाग से कहता है, भागना? मैं वहां अपनी ताकत का यूज नहीं कर सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो मदर को चोट पहुंच जाती। मुझे माफ कर देना। ये सुनकर डिटेक्टिव हैरान हो जाता है। ली आगे कहता है, जिन लोगों को मैंने कुछ समय पहले जान से मारा, और साथ ही तुम सब जो यहाँ मौजूद हो, हर किसी की अपनी एक मदर जरूर रही होगी। बाहर कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो तुमसे प्यार करता हो, और कोई ऐसा भी होगा जिससे तुम प्यार करते हो, बिल्कुल मेरी तरह। डिटेक्टिव ताना मारते हुए कहता है, एक बच्चे के हिसाब से तुम काफी अच्छी बातें कर लेते हो। ली की आंखों में गुस्सा बढ़ने लगता। वो कहता है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन ये बात तुम पर भी लागू होती है। तुम बिना किसी पछतावे के जानवरों को मारते हो। तुम सब डिस्ट्रॉयर हो, सब कुछ बर्बाद कर देते हो। मैंने हमेशा इस बात पर सवाल उठाया कि मेरा बार बार रीइंकार्नेशन क्यों हुआ, मुझे ऐसी शक्तियां क्यों मिली। अब मुझे सब समझ आ गया है। मैं तुम सब बेकार इंसानों की पूरी प्रजाति को विलुप्त करने के लिए पैदा हुआ हूँ। ली की बॉडी से एक भयानक ऑरा और एनर्जी निकलने लगती है। वो एक लंबी जंप लगाता है और सीधा आसमान तक पहुंच जाता है। वहां से वो डायरेक्ट जमीन पर लैंड करता है। एक बहुत बड़ा और तबाह करने वाला इम्पैक्ट होता है, जिससे सारे गुंडे और डिटेक्टिव्स मारे जाते हैं। सिर्फ वही एक मेन डिटेक्टिव बचा रहता है, जो कि एक भारी पत्थर के नीचे दबा होता है। वो आखिरी सांस लेते हुए कहता है, मैं जानता था, मैं सही था। तुम्हें मरना ही होगा। तुम जैसा मॉन्स्टर हमारी दुनिया में जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। ली उसके पास जाते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो। तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन तुम नाकाम रहे। और बदले में इस दुनिया के सारे इंसान एक एक करके सब के सब खत्म हो जाएंगे। वो सब मेरे गुस्से का शिकार बनेंगे। और ली उस डिटेक्टिव को वहीं खत्म कर देता है। माहौल शांत हो जाता है। ली अपनी बेजान मदर योंग सिल को अपनी गोद में उठाता है और बिना रुके बस चलते रहता है। वो थक चुका था, पर उसकी कानों में वो योंग सिल की वो आवाजें गूंज रही थी, जो अब उसे असलियत में कभी सुनाई नहीं देने वाली थी। वो आई लव यू वाले शब्द जो उसने दर्जनों बार सुने थे। ली उन्हें याद करके आखिरकार धीरे से जवाब देता है, मैं भी। ली रोते हुए सोचता है, वो साल जो मैंने मदर के साथ बिताए, उन लाखों सालों के मुकाबले जो मैंने पहले ही गुजार दिए हैं, उनके सामने वो समय एक पल जैसा लगता है। पर वो एक पल मेरे लिए सब कुछ था। मैंने उस समय उस अनंत प्यार और अनंत खुशी को महसूस किया, जो मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। मदर को खोने के बाद ली अकेले आगे बढ़ता है। वो मन में कहता है, लेकिन मेरी मदर अब यहाँ नहीं है। वो मेरी वजह से मरी। ना जिंदगी ना मौत मेरे लिए कभी इतनी दर्दनाक थी। वो उनकी आखिरी बातों को याद करता है और खुद से कहता है, ठीक है। भागते भागते वो एक जंगल की हंटिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहां एक शिकारी आदमी बड़ी चिड़िया का शिकार कर रहा होता है। ली को वहां देखकर वो आदमी हैरान होता है और कहता है, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए? ये जगह बहुत खतरनाक है। ली उसे घूरता है। वो आदमी कहता है, क्या तुमने पहली बार इस चिड़िया को देखा है? मैंने काफी समय बाद इतना बड़ा शिकार किया है। ली उससे पूछता है, क्या तुम्हें खुद पर गर्व हो रहा है? ली गुस्से में उस पर अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी वो आदमी पूछता है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ली थोड़ा हैरान होकर रुक जाता है और कहता है, वो मारे जा चुके हैं। वो आदमी अपना कोट उतार कर ली को देता है और कहता है, ठंड का मौसम है, तुम्हें ठंड नहीं लगती? आधे बाहों की टी शर्ट क्यों पहनी है? चलो अभी के लिए मेरे घर चलते हैं। ली बिना कुछ कहे उसके साथ चल देता है। घर पर उस आदमी की बूढ़ी माँ बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। वो आदमी उनसे कहता है, आप इस ठंड में बाहर क्यों खड़ी हो? मैंने कहा था ना अंदर जाने को। फिर वो ली से कहता है, चलो खाने से पहले हाथ धो लो। आज हम खाने में एकदम मुलायम मीट खा रहे हैं। खाने की टेबल पर ली चुपचाप बैठा रहता है और खाना नहीं खाता। वो आदमी पूछता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? चलो शुरू करते हैं। तभी बाहर पहाड़ से एक तेज आवाज आती है। वो आदमी कहता है, बहुत शोर हो रहा है ना? वहाँ सामने पहाड़ पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वैसे तुम लोग इतनी दूर पहाड़ में क्या करने आए हो? ली कहता है, बस चलकर आ गए। वो आदमी कहता है, खैर जो भी हो, यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है। एक बच्चे के रहने के लिए ये जगह अच्छी नहीं है। चलो कल किसी समय गांव चलते हैं। मैं वहाँ एक टाउन चीफ से बात करूंगा, ताकि वो तुम्हारे देखभाल के लिए किसी अच्छे इंसान को ढूंढ सके। तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है। ली फिर भी शांति से बैठा रहता है। वो आदमी उसके सर पर हल्की सी टपली मारता है और हंसते हुए कहता है,
और हाँ, स्कूल में ये ज़रूर सीखना कि अपनों से बड़े से कैसे इज़्ज़त से बात करते हैं। अगली सुबह वो आदमी ली को पहनने के लिए नए कपड़े देता है जो थोड़े बड़े होते हैं, तो वो उन्हें मोड़ देता है। वो दोनों बाहर जाने के लिए निकलते हैं। वो आदमी अपनी माँ से कहता है, मैं जल्दी वापस आऊँगा। उसकी माँ भी बाय करती हैं, बिना ये जाने कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। रास्ते में ली पूछता है, तुम्हारी माँ ज़्यादा बात नहीं करती ना? वो आदमी हँसते हुए कहता है, क्या तुम सच में सीरियस हो? तो तुम्हें ये अच्छी तरह पता है ना कि अपनों से बड़ों से कैसे बात की जाती है। और वो आगे कहता है कि वो बोल नहीं सकती और वो ठीक से सुन भी नहीं सकती। ली पूछता है, अगर वो सुन नहीं सकती तो आप उससे लगातार बातें क्यों करते रहते हो? आदमी जवाब देता है, भले ही वो सुन नहीं सकती लेकिन वो समझती हैं। जब तक वो मेरी भावनाओं और इरादों को समझ रही हैं, मेरे लिए बस वही मायने रखता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो आदमी कहता है, बारिश काफी तेज है, चलो इस पहाड़ के पास रुकते हैं वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन वो फैसला गलत साबित होता है। कंस्ट्रक्शन की वजह से पहाड़ की जमीन खिसकती है और मिट्टी का ढेर सीधा उस आदमी के ऊपर जाकर गिर जाता है। मौत के कगार पर होने के बावजूद वो आदमी ली की चिंता करता है। ली उसके पास भाग कर जाता है और कहता है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम्हें वहां से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन आदमी मिट्टी के नीचे पूरी तरह दब जाता है। उसके आखिरी शब्द होते हैं, मेरी माँ, और वो वहीं दम तोड़ देता है। ली को एक और गहरा झटका लगता है। उसे उस आदमी की बात याद आती है। वहां उस पहाड़ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इंसानी लालच ने एक और बेकसूर की जान ले ली थी। ली उस आदमी की बॉडी को निकाल कर उसके घर ले जा रहा होता है। पीछे से उसकी बूढ़ी माँ हाथ में छाता लिए आ रही होती है और अपने बेटे की लाश देखकर उनको एक बहुत बड़ा शौक लगता है। कुछ दिन बाद ली अकेले बैठकर पुरानी बातें याद कर रहा होता है। वो मन में कहता है, सच तो ये है, मैं बस अपना गुस्सा उन पर निकाल रहा था। इस दुनिया के सारे इंसान, उसमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं अभी भी अपने इस फैसले के बारे में सोच रहा हूँ। मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत। उसे अपनी मदर योंगसिल की एक पुरानी बात याद आती है। जब वो टेस्ट के नंबर देखकर कहती हैं, क्या है ये? तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। ली कहता है, मैंने वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे उसका जवाब नहीं पता था। मैंने उसे सिखाया था, अगर तुम्हें नहीं भी पता तब भी तुम्हें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए थी। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। गलत होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम्हें सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बस वही करो जो तुम्हें सही लगता है। किसे परवाह कि तुम्हें 20 में से 20 मिले हैं या फिर 0। सीन वापस करंट टाइम में आ जाता है। उस पहाड़ के ऊपर एक नया रिजॉर्ट खुला है जहां ओपनिंग सेरेमनी चल रही है और बहुत सारे अमीर लोग वहां आए हुए हैं। तभी सबका ध्यान गेट की तरफ जाता है जहां से ली अंदर आ रहा होता है। रिजॉर्ट का मालिक गुस्से में कहता है, क्या एंट्रेंस पर कोई गार्ड नहीं था? आज का इम्पोर्टेंट दिन पर वो लोग आखिर कर क्या रहे हैं जो किसी को भी अंदर जाने दे रहे हैं? उसका असिस्टेंट डर से कहता है, मैं उसे अभी यहाँ से बाहर निकालता हूँ। असिस्टेंट आगे बढ़कर ली को रोकता है और कहता है, तुम्हें यहाँ आने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। लेकिन तभी उसका नजर गेट के बाहर जाता है जहाँ ली ने सारे गार्ड्स को बेरहमी से मारकर अंदर पहुंचा था। असिस्टेंट डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। ली अपनी माँ के उन्हीं शब्दों को याद करता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो बस उसे कर डालो। ली की आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं है। वो रिजॉर्ट के खड़े सभी लोगों को घूरते हुए मन में कहता है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। तुम सब के सब मेरे हाथों मारे जाओगे क्योंकि मैं यही चाहता हूँ और इसकी वजह। और अपना बात बीच में ही रोक देता है और मन में सोचता है, क्योंकि मैं लगातार इम्प्रूव होना चाहता हूँ और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता हूँ। ये आसान नहीं है, फिर भी मैं ये कर सकता हूँ। वो उस शिकारी आदमी और उसकी बूढ़ी माँ की कब्र के सामने खड़ा था जहाँ उसने उनकी फोटो भी रखी थी। वो बताता है कि बेटे के मरने का सदमा वो बूढ़ी माँ झेल नहीं पाई और कुछ ही दिनों बाद सोते सोते उनकी भी मौत हो गई। ली उन्हें देखते हुए फैसला करता है, पहले मुझे ये समझना होगा कि मेरे पास कौन कौन सी पावर्स हैं। ली अपनी ताकत का हिसाब लगाता है, अभी मैं इस दुनिया के सारे लिविंग बींग्स की पावर को एक साथ बुला सकता हूँ। मैं कुछ भी बन सकता हूँ, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं एक्टिवली उन शक्तियों के बारे में ना सोचूं तो मैं वापस से एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बन जाता हूँ। मैं इस तरह कमज़ोर नहीं रह सकता हूँ और इस तरह अपनी शक्तियों को दिमाग में हर वक्त एक्टिवेट रखने की ट्रेनिंग करते हुए 1 साल बीत जाते हैं।
1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक तेज रफ्तार ट्रेन प्लेटफॉर्म पर दौड़ती चली आ रही है और ली उसके ट्रैक के सामने खड़ा है। ट्रेन का ड्राइवर उसे देखकर होश खो बैठता है और हॉर्न मारता है, पर ली वहां से नहीं हटता। ट्रेन सीधा ली को हिट करती है और आगे निकल जाती है। ट्रेन के रुकते ही घबराया हुआ ड्राइवर नीचे उतर कर देखता है, लेकिन वहां ली की कोई लाश नहीं होती। असल में उसने ठीक टक्कर के वक्त एक तरह का सेल वाला एनिमल की पावर का यूज किया था, जिसका शरीर बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इस वजह से उसे एक खरोच तक नहीं लगी होती। ली मन में सोचता है, मैंने अपने दिमाग में इस स्टेट को पूरी तरह मेंटेन करना सीख लिया है। और इस तरह दिमाग को ट्रेन करते हुए एक और साल बीत जाता है। अब ली को जंगल में हर तरह के खतरनाक एनिमल्स के बीच शांति से बैठा दिखाया जाता है। ली मन में कहता है, मैंने हर एक लिविंग बीइंग से बात करना सीख लिया है। ये कोई नॉर्मल बोलचाल नहीं है। अगर मुझे इसे एक सीधा शब्द में बताना हो तो मैं इसे टेलीपैथी कहूंगा। ये मेरे सोचे हुए तरीके से भी काफी आसान था। बेसिक लेवल पर जानवरों को समझने के लिए एक डेवलप्ड सिक्स्थ सेंस काम आती है, और ऐसी बहुत हद तक इस बॉडी के ह्यूमन नेचर की वजह से है। इस धरती पर ज्यादातर जानवर इंसानों को पसंद करते हैं। अब कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। ली एक बड़ा अडल्ट हो चुका है। वो अपनी ताकतवर बॉडी को दिखाते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि इस बॉडी को एक्टिव स्टेट को हर वक्त मेंटेन रखना मेरे लिए फायदेमंद होगा, और मैं सही था। वक्त और तेजी से गुजरता है। अब पूरे 10 साल बीत चुके हैं। ली अब पहले से और ज्यादा बड़ा और मैच्योर हो गया है। वो आसमान और जमीन को देखते हुए कहता है, अब मेरी कम्युनिकेशन स्किल केवल लिविंग बींग्स तक ही लिमिटेड नहीं रही। अब मैं इस मिट्टी, पानी और यहाँ तक कि प्लांट से भी बात कर सकता हूँ। और इसका मतलब है कि बेजान दिखने वाली चीजों में भी जिंदगी होती है। इस पूरी अर्थ पर मैं अब हर एक चीज को महसूस कर सकता हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसका दर्द और इसका धीरे धीरे मरना। इसके बावजूद मैं यह करूँगा, लेकिन मैं अब भी हिचकिचा रहा हूँ। मैं दशकों से अकेले रहा हूँ। क्या मुझे यह नहीं देखना चाहिए कि अब इंसान कैसे दिखते हैं या उनकी दुनिया कैसी है? और खुद से सवाल करता है, आखिर क्यों? मैं तो उन्हें उनके वजूद की शुरुआत से ही देखा है। तभी उसे उस शिकारी आदमी और अपनी मदर योंग की याद आती है। वो खुद को रोकते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, पर ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ इन इंसानों ने अपना असर ना छोड़ा हो। वो एक सड़क पर चल रहा होता है और सोचता है, अब इस सबक को ही देख लो। अभी कुछ समय पहले यहाँ एक घना जंगल हुआ करता था, जो फूलों की खुशबू से महकता था। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। चलो अब इन सबको जान से ही मार डालते हैं। तभी वहां से कार गुजरती है और जोर से हॉर्न मारती है। परली वहां से नहीं हटता। वो गुस्से में सोचता है, चुप हो जाओ। ऐसी आवाज जो इस दुनिया की थी ही नहीं। ली अपनी पावर यूज करने ही वाला होता है। तभी पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर उस कार पर गिरने वाला होता है। कार के अंदर एक लड़की बैठी हुई होती है, जो डर के मारे चिल्लाती है। ली उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है। उसे अचानक अपनी मदर योंग सिल की याद आ जाती है, क्योंकि वह बिल्कुल उसी के जैसी दिखती है। पत्थर उस पर गिरने वाला होता है, लेकिन ली तेजी से उसे लपक कर उस पत्थर को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वो उस कार के ऊपर खड़ा हो जाता है और नीचे बैठी लड़की को देखता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। लेकिन तभी ऊपर से एक और पत्थर गिरता है, जिसका ध्यान ली को नहीं होता। वो पत्थर सीधा ली को हिट करता है और वो दूर गिर जाता है और धीरे धीरे होश खो रहा होता है। वो मन में सोचता है, क्यों मुझे तो बिना होश में आई अपनी शक्तियों को जगा लेना चाहिए था। और आगे कहता है, याद आया, अब सब समझ में आ रहा है। इस हद तक कि इसने मेरी सोचने समझ की शक्तियां को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वो उस लड़की को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखते हैं। एक बार फिर बहुत लंबा समय बीत चुका है जब मैंने आखिरी बार इसे महसूस किया था, और ये है मौज। और वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद ली अपनी आंख एक हॉस्पिटल में खोलता है। वो देखता है कि वहाँ वही लड़की और एक नर्स खड़ी है। ली अचानक उठकर बैठ जाता है। नर्स उसे रोकती है, तुम्हें अभी इस तरह हिलना डुलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी अभी अभी सर्जरी हुई है और दर्द महसूस होगा। ली हैरान होकर पूछता है, सर्जरी? नर्स बताती है, हाँ, हालांकि हमें तुम्हारे घर वालों की कोई रिकॉर्ड नहीं मिली, इसलिए डॉक्टर ने हालात को देखते हुए खुद सर्जरी करने का फैसला किया, जो कामयाब रही।
वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ली हैरान होता है और कहता है नाम? नर्स कहती है हाँ, हमारे पास तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या तुम अपना नाम बता सकते हो? ली का दिमाग सुन्न हो जाता है और वो कहता है ये तो बहुत अजीब है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तभी उसके दिमाग में मदर योंगसिल की धुंधली यादें आती हैं और वो कहता है मुझे याद आया, मेरा नाम ली है। 3 महीने बीत जाते हैं। वो लड़की पुलिस स्टेशन में खड़ी होती है जहाँ पुलिस वाला उसे बताता है हमें लगा था कि उसकी उम्र 25 साल के आसपास होगी। हमने 40 साल के लोगों तक का रिकॉर्ड चेक किया पर एक भी मैच नहीं मिला और उसका फिंगरप्रिंट भी रजिस्टर्ड नहीं है। आसपास के सीसीटीवी में भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उसे अपने नाम के अलावा कुछ याद भी नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि उसे अब पूरी तरह मेमोरी लॉस हो गया है। चांस है कि वो कोई इलीगल तरीके से यहाँ आया हो। लड़की पूछती है तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? पुलिस वाला कहता है अगर उसका कोई गार्जियन होता तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती। वो लड़की थोड़ा सोचती है और फिर हॉस्पिटल जाकर काउंटर से डिस्चार्ज के पेपर्स मांगती है। काउंटर स्टाफ पूछता है क्या आपने डिस्चार्ज के पेपर्स के लिए डॉक्टर से साइन करवा लिया है? अगर आपने करवा लिया है तो इसे बस यहाँ पर भर दें। फॉर्म पर लिखा होता है कॉन्टैक्ट नंबर, रिश्ता टेम्पररी गार्जियन, सिग्नेचर और इशू। ये उस लड़की का नाम है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त ली आरिशु को देखकर पूछता है क्या कुछ गड़बड़ है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? आरिशु चिढ़कर पलटती है और कहती है मैं एक बार फिर से साफ कर दूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो एक लैंडस्लाइड था। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा होने या तुमसे एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है। ली हैरान होता है तुम ये क्या बोल रही हो? तुम बार बार वही एक बात क्यों बोलती रहती हो? यीशु उसके पास जाकर कहती है और हाँ लगता है तुम अपने उम्र के 20वें साल पे हो। वैसे जितना छोटे दिखोगे उतना अच्छा है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम 24 साल की उम्र में रजिस्टर करा दिया है। मैं 34 साल की हूँ, तुमसे काफी बड़ी है ना? ली सीधे मुंह कहता है मुझे लगा जितना छोटा हो उतना अच्छा होता है। वैसे तो अब जब तुम बूढ़ी हो चुकी हो तो तुम क्या करने वाली हो? आरिसु मन में उसे गाली देती है और गुस्से में कहती है खैर जबकि मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मैं तुमसे बिल्कुल साफ साफ बात करने वाली हूँ। ली कहता है ठीक है जो करना है करो। आरिसु चिल्लाती है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुमसे बड़ी हूँ? क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है? जब तक मैं तुम्हारे लिए काम करने की कोई जगह नहीं ढूंढ लेती तब तक तुम मेरे साथ उस हॉस्टल में रह सकते हो जहाँ मैं रहती हूँ। जैसे ही तुम्हें ये सब याद आ जाए तुम वहां से जा सकते हो। चलते चलते ली अचानक आरिशु का हाथ पकड़ लेता है। गुस्से में आरिशु अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था किसी के भी हाथ ऐसे मत पकड़ा करो? ली पूछता है क्यों नहीं? आरिशु कहती है बस मत पकड़ा करो। अगर तुम्हारा मन भी हो तो कम से कम पहले सामने वाले इंसान से पूछ लिया करो। अगर वो कहे हाँ तब आगे बढ़ा करो। ली थोड़ा रुकता है और फिर सीधा पूछता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? आरिशु कहती है सच में, इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से कहने की कोशिश करो। ली रिक्वेस्ट करते हुए कहता है क्या मैं प्लीज तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? और आरिशु उसका हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों चलने लगते हैं। ली को आरिशु का हाथ पकड़ते ही अपनी मदर योंगसिल का वही गर्म और खुरदरा हाथ का फ्लैशबैक आता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आरिशु का ध्यान उस पर जाता है और वो हैरानी से पूछती है क्या तुम रो रहे हो? ली खुद हैरान होकर कहता है मैं क्या रो रहा हूँ? सीन बदलता है और एक जगह को दिखाया जाता है। वहाँ आरिशु के साथ एक और दूसरी लड़की भी होती है। वो लड़की आरिशु को देखकर हैरानी से पूछती है तुम अब इस अजनबी इंसान के साथ रह रही हो? आरिशु धीरे से जवाब देती है हाँ कुछ समय के लिए। आरिशु की दोस्त उस पर गुस्सा हो रही होती है। तभी ली उन्हें देखकर पूछते है तुम क्या देख रही हो? वो लड़की हैरान हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बाद वो लड़की आरिशु से कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये सब बहुत अजीब है। आरिशु कहती है क्या हुआ, परेशानी क्या है? वैसे भी वो मेरे घर पर थोड़ी ना रुक रहा है। दोस्त बताती है उसकी याददाश्त जा चुकी है और हम उसकी असली पहचान का भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। और तो और उसकी जो बोली है वो भी बहुत अजीब है। मेरी मदर क्योंगसैंग इलाके से है, इसलिए मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि वो उस बोली में बस बात करने का नाटक कर रहा है। वो उसका आदी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो इसका नकल करने की कोशिश कर रहा हो। आरिसु पूछती है आखिर वो उस भाषा का नकल क्यों करेगा? दोस्त कहती है मुझे नहीं पता, जो भी हो चलो इस बारे में थोड़ा दिमाग से सोचते हैं। वो एक ऐसा आदमी है जिसे तुम जानती तक नहीं हो और तुम उसे यूं ही मदद कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो? आरिसु मन में सोचती है ये गलत तो नहीं कह रही। फिर वो ली की तरफ देखती है।
ली उसे देखकर एक मासूम सी स्माइल देता है। आरिशु अपने दोस्त से कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे इस सब के लिए थोड़ा जिम्मेदार महसूस हो रहा है। वैसे भी चीजों को भांपने में मेरा अंदाजा काफी अच्छा है, वो हार्मलेस है। दोस्त हार मानकर कहती है, मैं वैसे भी तुम्हें नहीं मना पाऊंगी, तो फिर इसे इस तरह करते हैं। इस कैफे का सबसे ऊपरी मंजिल पर एक छोटा खाली कमरा है, तुम वहां रह सकते हो। ली आरिशु से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता? आरिशु कहती है, तमीज नाम की भी कोई चीज होती है। ली जिद करता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। आरिशु कहती है, लेकिन मैं नहीं चाहती। बस ऐसे ही फालतू मत घूमते रहना। वो तुम्हें यहाँ कैफे में रहने के लिए कुछ काम दे देगी, फिलहाल के लिए पैसे भी। जब तक तुम्हारी याददाश्त नहीं आ जाती, मैं अक्सर मिलने आया करूंगी। ली ये सुनकर उदास हो जाता है। आरिशु कैफे वाली दोस्त से कहती है, तो फिर प्लीज इसका ख्याल रखना। मुझे इन्वायरमेंटल इंडस्ट्री फैसिलिटीज में वापस लौटने से पहले एक बार घर जाना होगा। ली हैरान होकर पूछता है, फैसिलिटीज? दोस्त बताती, हाँ, वो एक बहुत ही अच्छी जगह पर काम कर रही है जिसे इन्वायरमेंटल इंडस्ट्री फैसिलिटीज कहते हैं। ली मन में सोचता है, मैं भी वहाँ काम करना चाहता हूँ। आरिशु जब कैफे से बाहर निकलती है तो वहां बंधा उसका कुत्ता रॉयसी अचानक रस्सी छुड़ाकर ली के पास भाग जाता है और उससे लिपट जाता है। आरिशु हैरान होकर कहती है, ये काफी अजीब है, रॉयसी मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाता। ली उस डॉग पर हाथ रखता है। अगली पल उसके हाथ से एक एनर्जी निकलती है और ली उस कुत्ते की शक्तियों को उधार ले लेता है। तभी वहां से इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज का एक बड़ा ट्रक गुजरता है। रॉयसी उस पर जोर जोर से भौंकने लगता है। ली उस ट्रक को गुजरते हुए आरिशु से पूछता है, वो गाड़ी क्या उन फैसिलिटीज की गाड़ी में से एक है? आरिशु कहती है, हाँ, पर उस गाड़ी में ऐसा क्या है? ऑथर बताता है, एक कुत्ते की सूंघने की शक्ति इंसानों की तुलना में हजारों गुना ज्यादा बेहतर होती है। ली जिसे अब कुत्ते की एबिलिटी मिल चुकी है, उसे सडनली एक ऐसी चीज का एहसास होता है जिसे वह खुद भी नहीं जानता था। ये एक ऐसा अजीब और अप्राकृतिक जीव था जो इंसान के कभी न खत्म होने वाले लालच से पैदा हुआ था। उस गाड़ी के अंदर मौजूद वो जीव एक बेहद ही खतरनाक और डरावनी एनर्जी को बाहर निकाल रहा होता है। सीन बदलता है और एक बड़ी सीक्रेट मीटिंग दिखाई जाती है। एक बड़ा अधिकारी डॉक्यूमेंट देकर कहता है, हाइड्रा। डॉक्टर समझाता है, हाँ, ये एक सिंड्रा प्रजाति का जीव है। मान लेते हैं कि ये कैंसर का ट्यूमर है। ये हाइड्रा अपने पूरे शरीर को दोबारा जिंदा कर सकता है, भले ही इसका शरीर का सिर्फ 200वां ही भाग क्यों न बचा हो। हम फिलहाल इसके हीलिंग पावर पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि कैंसर के इलाज मिल सके। हमने इसका एक टेंटिकल कट कर दिया था और कुछ ही दिनों में इसने उसे दोबारा उगा लिया। डॉक्टर आगे बताता है, अभी हाल ही में इन्वायरमेंटल इंडस्ट्री फैसिलिटीज की एक सहयोगी कंपनी ने हाइड्रास की एक नई और खतरनाक प्रजाति को ढूंढ निकाला है। आप फोटो में देख सकते हैं, और हमने इसका नाम दिया है स्टीर। बीच में ऑथर कहने लगता है, अगर आप लोग को बुरा न लगे तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक प्लेनेट के रूप में अर्थ को इतना परफेक्ट होने के पीछे की वजह क्या है? वो है बैलेंस। प्लैंकटन से लेकर इंसान तक धरती का हर जीव नेचर इंस्टिंक्ट्स के साथ पैदा हुआ है। प्लैंकटन फूड चेन का आधार है और बादल बनाने में भी मदद करता है, जिससे धरती का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वो समुद्र जो धरती पर जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, अब इंसानों की लालच की वजह से मर रहा है। ऐसे में क्या एक ऐसा जीव को नहीं होना चाहिए जो इस बैलेंस को दोबारा ठीक करे? एक ऐसा जीव जो सिर्फ सर्वाइवल के मकसद से पैदा हुआ हो और उसकी वही इंस्टिंक्ट पूरी इंसानियत को खत्म करने के लिए बनी हो। इस पूरी धरती पर सिर्फ दो ही ऐसे जीव हैं जिनका मकसद एक है। उनमें से एक कहीं कैद है और दूसरा को खुद याद नहीं है कि वो असल में है कौन। अगर ये दोनों टकराए तो क्या होगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। सीन वापस कैफे का दिखाया जाता है जहाँ दोस्त ली को डांट रही होती है। वो कहती है, देखो तो जरा ये सब, मुझे लगा था कि तुम खुद कमरे की सफाई करना शुरू कर दोगे। तुमने पूरे कमरे को ऐसी हालत में छोड़ दिया है। जब कोई बात करे तो जवाब दिया करो। चलो इस सारे बॉक्स को एक तरफ रखो, इनमें पुरानी किताबें हैं, अगर तुम बोर हो जाओ तो इन्हें पढ़ सकते हो। और हाँ, बाद में तुम्हारे बाल भी कटवाएंगे, बहुत बिखरे हैं। ली कहता है, ठीक है। फिर वो दोनों कैफे चलाने की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्त कहती है, हमारे पास कस्टमर आए हैं। दोस्त कहती है, एक कस्टमर ने अमेरिकानो ऑर्डर किया है और 10,000 वॉन दिए हैं। ली पहली बार कस्टमर सर्व वाली टोन में बोलता है, कैफे चा में आपका स्वागत है। ली हिसाब लगाता है, ये लीजिए 7,000 वॉन, आपके बाकी के पैसे। ये रहा आपका अमेरिकानो।
उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। दोस्त सोचती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हें 90 पॉइंट दूंगी, पर तुम बोलने के वक्त थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश क्यों नहीं करते, उससे पूरे 100 पॉइंट मिलेंगे। तभी रियल में कैफे में बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं। ली उन्हें देखकर ऐसी किलर और धांसू स्माइल देता है कि सारे कस्टमर उसे देखते ही रह जाते हैं। शाम को आरिसू जब एक्सरसाइज करके कैफे पहुंचती है तो वहां कस्टमर की भारी भीड़ रहती है। कैफे क्लोज होने के बाद दोस्त बहुत खुश होती है। वो कहती है तुम्हारी इस स्माइल की वजह से अब कस्टमर आना बंद नहीं होंगे। ली अपना चेहरा पकड़कर कहता है मेरा चेहरा दर्द कर रहा है। दोस्त आरिसू से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। आरिसू कहती है मैं तो बस बाहर एक्सरसाइज करने निकली थी, तो सोचा आते आते इसको चेक कर लूं। आरिसू खुश होकर दोनों को ड्रिंक्स के लिए पूछती है, पर वो दोस्त कहती है नहीं मेरी एक डेट है, मैं नहीं जा रही। और अचानक बीच में ली बोलता है और मेरा क्या, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। वहां सन्नाटा छा जाता है। फिर इसी ने एक बार को दिखाया जाता है जहां आरिसू ली को लेकर आई होती है। आरिसू पूछती है तुम आखिर घूर क्या रहे हो, सोजू बियर क्या पीना है। ली कहता है मुझे नहीं लगता मैंने ये पहले कभी ट्राई किया है। आरिसू उसके लिए एक बेहतरीन ड्रिंक बनाती है। ली उसे एक बार में ही पी जाता है और उसका मुंह बन जाता है। वो कहता है ये क्या बकवास है, ये तो बहुत कड़वा है। आरिसू हंसते हुए कहती है तुम अभी इस चीज को नहीं समझोगे, असली मजा तो इसी में है। ये दुनिया बहुत बेरहम है और इस जालिम दुनिया में टिके रहने के लिए तुम्हें खुद भी उतना ही जालिम बनना पड़ता है। लेकिन अफसोस मैं वैसी इंसान नहीं हूँ, मैं खुद को इतना क्रूर नहीं बना सकती। ली पूछता है अगर तुम शराब पीकर मदहोश हो जाओ तो क्या होगा। आरिसू गिलास दिखाते हुए कहती है तब तुम थोड़ा नर्म पड़ते हो और अपना असली रूप दिखाते हो। ली ये सुनकर और पीना शुरू कर देता है। रात में दोनों नशे की हालत में झूमते हुए चल रहे होते हैं। ली कहता है ये दुनिया हिल रही है। आरिसू उसका मजाक उड़ाती है। वापस जाते समय ध्यान रखना। ली किताब की बात याद करते कहता है रात में अकेले जाना खतरनाक है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। आरिसू पूछती है तुमने ये सब कहाँ से सीखा। दोनों चल रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें बहुत सारे चमकते हुए जुगनू दिखते हैं। आरिसू खुश होकर कहती है ये तो बहुत खूबसूरत है। ली जुगनू को देखता है और उनकी एबिलिटी को बोरो कर लेता है। अगले ही पल ली की पूरी शरीर जुगनू की तरह तेजी से चमकने लगती है। वो चमकते हुए आरिसू के पास जाता है और कहता है क्या मैं भी प्यारा नहीं हूँ। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर इस वीडियो पर 20 लाइक आते हैं तो मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी मज़ेदार वीडियो में।